Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for skill level exam in June 2026. स्किल लेवल का मतलब ये ओरिएंटेशन मैं 4 पेपर्स के लिए ले रही हूँ. आई एम नॉट टेकिंग फॉर टैक्स बिकॉज टैक्स आई हैव स्टॉप्ड टीचिंग, बट दिस ओरिएंटेशन इज फॉर FR, ऑडिट, PM एंड FM. द पेपर्स विच आई टीच. क्या कवर करेंगे हम इस ओरिएंटेशन में, सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ. हमारा कवरेज बेसिक रहेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे पूरे क्वार्टर, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ACCA पेपर्स में, उन चैलेंजेस को हमें कैसे डील करना है, आपसे मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और इस बार का हमारा नया मॉड्यूलेटर सिस्टम, ये क्या सिस्टम है विच आई एम होपिंग टू बी सुपर सक्सेसफुल, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट मैं कर दूंगी. इंप्लीमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है, बस उसको सक्सेस होने में थोड़ी सी मदद मुझे आप लोगों की लगेगी. वो क्या मदद होगी वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो प्लान तभी फेल होगा जब ताली मैं अपनी तरफ से तो बजाऊंगी लेकिन आप लोगों की तरफ से हाथ आगे नहीं बढ़ेगा. अगर आपका हाथ नहीं बढ़ा आगे तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा. ठीक है, तो मैं शुरुआत करती हूँ. पहले आप लोगों को एक PPT शेयर करती हूँ. मुझे कंफर्म करना कि आप लोगों को वो PPT दिख रही है क्या. कर दी मैंने शेयर. कैन यू सी अ PPT हियर. यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस मैम। ठीक. चलिए, शुरुआत करते हैं अब. क्या क्या बात करेंगे हम, थोड़ा सा तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे राइटिंग में एक एक करके समझ लेते हैं कि हम आज के सेशन में एक तो एक साथ क्यों बैठे हैं. मैं उसका भी कारण बताऊंगी, और ये 6-7 पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले ये सुनो बच्चों कि आप लोगों का ओरिएंटेशन स्किल लेवल का एक साथ मैं क्यों ले रही हूँ. क्योंकि एट टाइम्स पहले, बहुत पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं सेशंस ओरिएंटेशन के भी अलग अलग लेती थी. बट देन लेटर आई रियलाइज्ड कि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मुझे कौन सा पेपर लेना चाहिए. वो बेचारे मल्टीपल ओरिएंटेशंस अटेंड करते थे, इसलिए मैंने ओरिएंटेशंस को सबको एक साथ क्लब कर दिया, ताकि मैं एक साथ चारों पेपर्स के बारे में बात कर सकूं कि किस पेपर में क्या है, और आपको थोड़ी सी ये डिसीजन मेकिंग में आसानी हो कि आपको अभी कौन सा पेपर देना चाहिए, या कौन सा पेपर ऐसा है जो आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, तो उसको आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. भले ही आप उसको नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे, बट यू शुड नो कि भाई ये वाला एक ऐसा पेपर आएगा जो मेरे को तंग कर सकता है. लेकिन अब शुरुआत करते हैं. सबसे पहले इस एजेंडा को समझने से, फिर मैं आऊंगी पेपर वाइज, और इसके बीच बीच में पेपर वाइज भी डिस्कशन चलेगा. सबसे पहला सवाल हम जिस पर डिस्कशन करेंगे कि नॉलेज लेवल के बाद में स्किल लेवल में क्या डिफरेंट हो जाता है. जो स्किल लेवल का दूसरा पेपर दे रहे हैं उनको उनके नए पेपर में क्या डिफरेंट मिलेगा. अगर आप FR दे चुके हैं और अब आप ऑडिट की प्लान कर रहे हैं, तो ऑडिट में डिफरेंट इन ऑडिट. if you are going to touch FM, what is different in FM? दैट मीन्स आप जो भी पेपर टारगेट कर रहे हैं उसमें अलग है क्या. पहली बात हम वो करेंगे. दूसरा, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आपके पेपर का, FM का क्या एग्जाम स्ट्रक्चर होता है, पेपर स्ट्रक्चर होता है, ऑडिट का क्या पेपर स्ट्रक्चर होता है. फिर इन पेपर्स की पास परसेंटेज. नाउ दैट इज समथिंग विच हिट्स यू ऑल बैडली. आप लोगों को अभी बहुत सीनियर्स गाइड करेंगे, आजकल सब गाइड करते हैं, लेकिन सुनो उसकी भी आज थोड़ी सी असलियत खोलूंगी. ये जो गाइडेंस होती है ये भी खतरनाक होती है, जो आपको सोच समझ के लेनी है. गाइडेंस देने वाला अपना एक्सपीरियंस बताता है. भाई मेरे को ऑडिट में रोना आया था, तो मैं सामने वाले को यही बोलूंगा कि यार ऑडिट बहुत खतरनाक पेपर है, जबकि हो सकता है वो ऑडिट सामने वाले की स्ट्रेंथ हो. तो मैं यहाँ पे आपको ये कतई नहीं बोलूंगी कि आप ऑडिट के लिए बने हो, ये आप खुद डिसाइड करोगे. मैं आपको ऑडिट के प्रॉब्लम एरियाज बताऊंगी, मैं आपको FM के ऑर्डर और प्रॉब्लम एरियाज बताऊंगी. आई टेल यू द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ FR एंड PM. आई विल नॉट टेल यू कि बेटा ये पेपर मुश्किल है, क्योंकि हर पेपर हर किसी के लिए मुश्किल नहीं होता है. एक टाइम था जब PM में लोएस्ट पास परसेंटेज आई थी. इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 37%. मेरे पास पूरा बैच बिग 4 के बच्चों का था. 95% बच्चे बिग 4 के थे, और उस अकेले बैच की पास परसेंटेज, मेरे 18 में से 14 बच्चे पास थे. जिस बैच में सारी दुनिया रोदी थी, जिस अटेम्प्ट में सारी दुनिया रोदी थी, मेरा वो हाईएस्ट पास परसेंटेज का बैच था. उस दिन मुझे समझ में आई थी कि एक ही दवाई हर बच्चे पे नहीं चलती. अगर 100 में से 30 स्टूडेंट्स भी पास होते हैं ना, मैं ये कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि आप वो 30 वाले हो कि 70 वाले हो. ये आपको खुद पता होगा ना.
आप इस काम को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाउ विल आई डिसाइड आप कितने बजे सोओगे और कितने घंटे सोओगे? ये तो आप बताओगे ना कि मैम मैं इतने घंटे सोता हूं। तो कोर यही है कि किसी से भी एडवाइस लो, उस पेपर के बारे में लो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो मत लो। दैट समवेयर बैकफायर्स, क्योंकि सामने वाला अपने हिसाब से तुम्हें एडवाइस करेगा। मेरे लिए सारे पेपर इजी होंगे तो तुम्हें मैं क्या बोलूं सब कुछ इजी है? नहीं। तुम में से किसी बच्चे के लिए इंग्लिश लिखना अगर दिक्कत है तो उसको ऑडिट में दिक्कत आएगी, तो मैं उसका इलाज बताऊंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई ऑडिट एग्जाम हो जाने वाला है, करना तो है ही पेपर को। लेकिन उसको कैसे करना है मैं वो बताऊंगी तुम्हें। आई विल नॉट टेल यू कि बेटा तू ऑडिट कर ले या ऑडिट मत कर, नो। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर पेपर एक अटेम्प्ट में इजी आता है दूसरे में टफ आता है, ऐसा नहीं होता। ये सब गलत फहमियां हैं जो मार्केट में फैल जाती हैं। कोई भी बंदा निकल के आता है, खुद की तैयारी होती नहीं है, और आके बोलता है पेपर तो बहुत टफ था यार, पता नहीं कहां से आया था। यार मेरा सेट भी बेकार था। यार तेरा भी बेकार था। और यार इस बार का तो अटेम्प्ट ही टफ है, पिछली बार वाला अटेम्प्ट इजी था। और ये उड़ते 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 कि यार इस अटेम्प्ट में ये पेपर बहुत भारी आया है, नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट पेपर विल बी इजी। अरे हु इज टेलिंग यू ऑल दिस? तो थोड़ा सा सलाह लेते टाइम ध्यान रखना है। और इस पास परसेंटेज ऑफ पेपर्स पे बात करूंगी कि क्यों किसी पेपर की पास परसेंटेज कम होती है और हम उससे कैसे डील करेंगे। देन कॉमन चैलेंजेस विच यू ऑल विल फेस, यानी कि ये पास परसेंटेज कम होने का कारण हम पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे। क्या कॉमन चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स डील करते हैं, एंड व्हाट एग्जामिनर्स से। एग्जामिनर क्या कह रहा है वो मुझे तुम्हें बताना जरूरी है, ताकि तुम्हारी तैयारी के टाइम पे ही तुम्हें पता हो कि भाई मेरा चैलेंज ये है लेकिन एग्जामिनर तो ये चाह रहा है, ना व्हाट शुड आई डू। वो आपको पता होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 6, वेयर विल आई हेल्प यू, वेयर विल वैल्यू एजुकेशन हेल्प यू। क्योंकि कई जगह मैं डायरेक्टली हेल्प करूंगी, कई जगह मैं हेल्प करवाऊंगी। जहां जहां पे मैं नहीं होंगी वहां पे मेरी टीम होगी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। हाँ बताऊंगी उनको मैं ही कि भाई इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है, इसको ये तैयारी करवाओ। तो पॉइंट नंबर 6, माई रोल विच शुड बी क्लियर टू यू। 7th, स्टडी स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, ये आप लोगों का रोल आएगा। मैं कैसे मदद करूंगी, आप लोगों को क्या करना है, दैट इज इन पॉइंट नंबर 7। ठीक है। एक एक करके अब इस पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्किल लेवल में या आपके पेपर्स में अलग क्या हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि पास परसेंटेज अलग अलग हो जाती है हर पेपर की? सबसे पहली चीज, ज्यादा फोकस अब होगा कॉन्सेप्ट को केस में अटैच करने पे। चाहे वो एफआर हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो एफएम हो, चारों में एक कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए होंगे। अगर उसमें कुछ भी राइटिंग का पार्ट आता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, आपको उस कंपनी के हिसाब से आंसर फ्रेम करना है। इस चीज को सबसे पहले दिन याद कर लो। यानी क्लास में आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट दिखेगा तो वो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है क्वेश्चन में। वो कैसे लगाओगे? वो एग्जाम किट प्रैक्टिस से लगेगी। तो आपको क्लास में एग्जाम किट प्रैक्टिस भी दिखेगी। लेकिन ये उम्मीद मत करना कि मैंने ये कॉन्सेप्ट किया है और एग्जाम में ये ऐसे ही आएगा, डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं आता बेटा स्किल लेवल में। वहां वो एक केस देंगे, उस केस के साथ बात करेंगे, भाई इसके फायदे नुकसान बताओ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, तुम सबको सुन के बड़ी हंसी आएगी वो एग्जांपल। लेट्स सपोज आई एम अ बॉय एंड आई एम गोइंग टू सी अ गर्ल टुडे, आई एम गोइंग टू मीट अ गर्ल टुडे फॉर गेटिंग मैरिड। अब ये लड़की ऐसी है जो बहुत सारे कॉलेज फ्रेंड्स का क्रश है, शी इज डैम ब्यूटिफुल। क्या ये जरूरी है कि वो मेरे लिए भी ब्यूटीफुल हो या मेरे लिए चलती हो या मुझे उससे शादी करना अग्रीएबल हो? नॉट ऑलवेज। हो सकता है मेरी प्रेफरेंस ब्यूटी की बजाय वर्किंग हो सकता है मेरी प्रेफरेंस ये हो कि अगर वो बहुत ब्यूटीफुल है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी बिकॉज आई एम नॉट ब्यूटीफुल, और मैं हमेशा उसके आगे दबा हुआ रहूंगा। यानी थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। किसी एक के लिए वही चीज अच्छी हो सकती है, किसी दूसरे के लिए वही चीज बुरी हो सकती है। और यही होता है केस बेस्ड एप्लीकेशन, यानी आपसे क्वेश्चन भी इसी बुद्धि की उम्मीद करता है। भाई मेरे लिए क्या है वो बताओ, तो क्वेश्चन भी यही बोलेगा।
भाई इस कंपनी के लिए ये चीज काम करती है क्या, वो बताओ। इस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट अच्छा है, जरूरी है दूसरे के लिए भी अच्छा हो? नहीं हो सकता, दूसरे के पास इतने सोर्सेज ही नहीं है, सप्लाई चेन ही नहीं है। एक कंपनी को डेट से काम बनता है, दूसरी कंपनी के बात नहीं बनता है, उसके पास ऑलरेडी बहुत डेट है। यानी हम हर किसी को ये सलाह नहीं दे सकते भाई तू भी लोन ले ले, तू भी लोन ले ले, नो। एक कंपनी के पास इक्विटी कम है, हम इसको बोलेंगे तुम इक्विटी रेज करो। एक कंपनी के पास डेट कम है, हम उसको बोलेंगे तुम डेट रेज करो। यानी कि जैसे हम लड़की देखने गए थे, वैसे यहां पे हर कंपनी अपने अपने हिसाब से, अपनी वर्किंग्स के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेगी। चाहे वो एफआर हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो एफएम हो, हर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहली चीज ये दिमाग में बसा लो, आप क्लासेस में जो देख रहे हो वो कॉन्सेप्ट देख रहे हो। डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैंने लेक्चर्स देख लिए, अब तो इसी में से कुछ निकल के एग्जाम में आएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, लेकिन डिफाइन द कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आता है। आपको एग्जाम के क्वेश्चंस देखने होंगे सेशंस में से, उनको खुद प्रैक्टिस भी करना होगा। कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे, मैं जो टेस्ट दूंगी वो भी प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि ये एप्लीकेशन आपको करनी आए। सो पहला पॉइंट, एप्लीकेशन बेस्ड होता है स्किल लेवल, और पी लेवल तो कंप्लीटली ही एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो पी लेवल में भी आपका बेस स्ट्रांग बनाने के लिए यहां दम लगाना जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि यहां पे एक सिचुएशन होगी। अब पीएम में कैसी सिचुएशंस आती हैं, जिन्होंने पीएम नहीं दिया है वो भी सुन लो, भले ही जून में नहीं दे रहे हो, सितंबर में तो दोगे। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि पीएम में किस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो एफएम का लगता था कि भाई तुम डेट रेज कर लो, तुम इक्विटी रेज कर लो। पीएम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे ध्यान है। एक कंपनी वाटर पार्क चलाती थी। अब वाटर पार्क तो सिर्फ गर्मियों में चलता है, सर्दियों में तो कंपनी ने सोचा कि यार ये 2 महीने के लिए चलता है वाटर पार्क, क्यों नहीं हम वाटर पार्क को कन्वर्ट कर दें एक रिजॉर्ट में। तो बताओ रिजॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट वाज द क्वेश्चन। और बहुत सारे नंबर्स दिए हुए थे। नंबर्स वर रिलेटिंग टू कि भाई वाटर पार्क बंद हो जाएगा तो वाटर पार्क का जो 2 महीने बिजनेस आता था वो आना बंद हो जाएगा, तो बहुत सारे खर्चे भी बंद हो जाएंगे। अब हम रिजॉर्ट खोल लेंगे तो रिजॉर्ट के इतने रूम्स बुक रहा करेंगे पूरे साल, रिजॉर्ट के लिए इतना खर्चा लगेगा, वो भी पूरे साल लगेगा। तो एक बेनिफिट एनालिसिस करना था कि रिजॉर्ट चलाना चाहिए या वाटर पार्क ही चलाना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो पीएम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। ऑडिट फिर भी जो आप पढ़ रहे हो उसी में से ही आएगा। कारण ये होता है कि ऑडिट के पेपर में आपको वही चीजें सिखाई जा रही हैं जो एक कंपनी में होंगी। तो ऑडिट फिर भी मैनेजेबल होता है, फिर भी पास परसेंटेज बड़ी पुअर होती है उसकी, क्योंकि किस तरीके से लिखना है वो बच्चे समझ नहीं पाते। एफआर इनके बीच में लाई करता है, पूरा केस स्टडी बेस भी नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं होता है कि भाई बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू मून आएगा। तो एफआर इज स्टिल ओके, बीच सी में कहीं घूम रहा होता है। उसके बाद में रिटन एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड होते हैं हर पेपर में। ऑडिट पूरा रिटन एक्सप्लेनेशन पे 70 मार्क्स का पेपर होता है। एफएम, एफएम में 45 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली थ्योरी होगी, एटलीस्ट 45 मार्क्स की पूरे पेपर में। पीएम, इसमें भी 40 to 45 मार्क्स का थ्योरी का पोर्शन होगा, नॉन कैलकुलेटिव बेसिकली। और एफआर बताया मैंने, ऑडिट 70 मार्क्स हो गया। एफआर में एक 20 नंबर का क्वेश्चन 99% सेक्शन सी में आएगा, जिसमें आप पूरा आंसर लिखोगे, यानी वो कैलकुलेटिव नहीं होगा। तो एफआर में भी 30-35 मार्क्स का थ्योरी बेस्ड होता है। और जहां पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो है सेक्शन सी, जहां पे आप आंसर लिखेंगे। हर सब्जेक्ट में पक्का से डिस्कशंस और एक्सप्लेनेशंस मांगे जाते हैं। एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लूज। कैलकुलेशंस तो वो कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है राइटिंग में। अब ये राइटिंग क्यों एसीसी पीछे पड़ गया है वो भी बताऊंगी। देन इसी राइटिंग में आपके एनालिसिस पे फोकस ज्यादा करता है एग्जामिनर। आप कैसे एनालाइज करते हैं चीजों को, क्या आप ऊपर ऊपर ही देख के डिसीजन दे देते हैं? अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ एनालिसिस का। मैं एक पैटर्न उठा रही थी कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एफआर के एग्जाम ही नहीं दे रहे।
आई वॉज वेरी अपसेट कि यार क्या हो रहा है, एफआर के बच्चे क्यों पेपर नहीं दे रहे हैं। एक एनालिसिस किया, उसमें पता चला कि बहुत सारे बच्चे अनप्रिपेयर्ड थे। ये एनालिसिस से पता चला, वरना तो मैं मन ही मन मान के सोचती कि यार मेरी क्लास ही बुरी होगी, बच्चे देख ही नहीं रहे होंगे। हमने डेटा निकाला, किसी बच्चे ने 1 घंटे की क्लास देखी थी, किसी ने 2 घंटे की देखी थी, एंड मोस्ट ऑफ देम दे वर आस्किंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्लासेस। क्यों? किसी के एग्जाम बीच में आ गए थे, किसी की बहन की शादी आ गई थी। कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे निकले थे जिनका उस क्वार्टर में कुछ ना कुछ था, और इन बच्चों ने 1 घंटा 2 घंटा बस ये क्लासेस देखी थी। दिस इज एनालिसिस। यू हैव टू एनालाइज कि हो क्या रहा है, बच्चे क्यों नहीं पेपर दे रहे हैं। तो पता चला जी लो, इनकी तो दिसंबर में किसी के दिसंबर में, किसी की जनवरी में इनके एग्जाम्स क्लैश हो गए। किसी का क्लोजिंग टाइम आ गया नौकरी में, किसी का मार्च क्लोजिंग था, इसलिए वो फरवरी बेचारा पूरे दिन ऑफिस में लगा रहता था, तो उसने अटेम्प्ट ही नहीं भरा। दिस इज एनालिसिस। वरना मैं खामखा यही सोचती रहती कि यार बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भाई नौकरी में लगे हुए हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। अब प्रोफेशनल जजमेंट, दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट वेयर यू अप्लाई योर दिमाग टू द केस। ऐसा क्या हो रहा होगा कि रेवेन्यू गिर रहा है कंपनी का? कुछ तो हो रहा होगा। कंपनी के प्रोडक्ट में कीड़ा निकल गया था पिछले महीने, न्यूज में आ गया था जबरदस्त कि कंपनी के प्रोडक्ट में एक आइसक्रीम में से कीड़ा निकल गया। उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कंज्यूमर में, कंज्यूमर ने बॉयकॉट कर दिया हमारे प्रोडक्ट को, तो रेवेन्यू गिरना ही था। दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट, दिस इज एनालिसिस। मींस आपसे पूरे स्किल लेवल के पेपर में ये चीज पूछी जाएगी कि अगर कोई भी चीज, कोई नंबर कुछ बता रहा है तो उसका रीजन क्या है। दैट रीजन इज एनालिसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई एनालिटिकल बातें करनी है हमें। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करनी है। जी रेवेन्यू गिर गया, अरे रेवेन्यू गिर गया वो तो दिख रहा है हमें भी, क्यों गिर गया, दैट यू नीड टू एनालाइज एंड टेल द एग्जामिनर। यहां तक में सब बातें क्लियर है सबको? बताओ कोई भी डाउट है तो। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। अब आते हैं हम एग्जाम स्ट्रक्चर पे, आपका पेपर कैसा दिखता है। तो मोस्ट लाइकली आप लोगों को पता होगा, फिर भी फटाफट रन थ्रू कर देती हूँ। एफआर, एफएम एंड पीएम, इनके 3 सेक्शंस होते हैं, जबकि ऑडिट के 2 ही सेक्शंस होते हैं। एफआर एफएम पीएम में सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी होता है डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव, चाहे कैलकुलेशंस हो, चाहे कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो। ये आप एक एक वर्ड जब लिखते हैं तो एग्जामिनर भी हर कैलकुलेशन, हर पॉइंट पे आपको मार्क्स देता है। लेकिन सेक्शन ए और बी, ये दोनों के दोनों मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसमें आंसर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आइदर इट इज 2 मार्क्स और इट इज 0 मार्क्स, नो स्टेप मार्किंग। तो ए और बी सेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते और जल्दबाजी में उसको मार्क कर देते हैं। इस पे भी अपन प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इतनी भी जल्दी आंसर मत करो कि क्वेश्चन को ढंग से उसका इंटेंट समझे बगैर ही टिक मार्क लगा दिए। और सेक्शन सी पे तो अपन फोकस करेंगे। ऑडिट में 2 ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है 30 मार्क्स का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सेक्शन बी होता है 70 मार्क्स का, जिसमें आपको लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। तो अपन इसकी प्रैक्टिस लिख लिख के करेंगे ही करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। उसके बाद में आते हैं पास परसेंटेज पे, जो आप सबका एक फियर पॉइंट है, और जो आपको दोस्त भी गाइड करेंगे, वो भी पास परसेंटेज को रेफर करके गाइड करेंगे। एफआर 50% के आसपास आई विल से, लेकिन हमारी 68 to 70% टच करती है, बावजूद इसके कि आधे से ज्यादा बच्चे पेपर नहीं देते, फिर भी जो पेपर देते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं एंड दे पास। सो एवरी अटेम्प्ट, कभी 68% पास परसेंटेज होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो पिछली बार था या पिछले से पिछली बार था, जब 74% पास परसेंटेज टच कर गई थी। तो मोर ऑफन ये खेल पढ़ाई का है, क्योंकि ये पहला पेपर होता है। अगर आप पहले पेपर में बहुत ज्यादा लीनियंट रहते हो, या घर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कॉलेज है या ऑफिस है और पढ़ाई नहीं कर पाए हो, तो पास परसेंटेज खराब हो जाता है। पहला पेपर होता है तो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि भाई कितने डेप्थ में क्या चीज करनी है, तो वो काफी लूजली भी लेते हैं। सेकंड पेपर से आके पास परसेंटेज उन बच्चों की अच्छी हो जाती है। देन नेक्स्ट ऑडिट, अब इसकी पास परसेंटेज देखो, ऑन एन एवरेज 46%।
यानी हर 100 में से 46 स्टूडेंट्स ही पास होते हैं। आप में से बहुत लोगों को अब ये बोला गया होगा भाई ऑडिट के पास परसेंटेज बहुत कम है, बाद में देना। तो मेरा बस इतना ही सवाल है, बाद में क्या ये पेपर एग्जाम्ट होने वाला है, या 3 महीने बाद में आप ऑडिट में कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे? अगर रुकना है तो सिर्फ एक ही कारण से रोकना, आपकी अगर इंग्लिश ठीक नहीं है तो। अगर इंग्लिश में आप जो बोलते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ही आपको ये नेक्स्ट टाइम देना चाहिए और अभी अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहिए। बेवजह किसी भी पेपर को टालो मत कि उसका पास परसेंटेज कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 47% या 44 बच्चे 100 में से पास हुए हैं, ये भी तो बच्चे थे ना। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से हजारों स्टूडेंट्स को जो पढ़ा के आ चुकी हूँ, मैं क्लियर कट बता सकती हूँ, जो बच्चा मॉक में पास नहीं हो रहा उसके एग्जाम में पास होने में बहुत दिक्कत आती है। और उसका रीजन यही होता है उस बच्चे की इंग्लिश, मोस्टली वे ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस जब ढंग से नहीं कर पाता कोई बच्चा, तो वो आंसर भी बड़े छोटा छोटा लिखता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता, वो ये नहीं समझ पाता कि क्वेश्चन की असल रिक्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश प्रॉब्लम। तो बेटा इन प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ेगा आपको। पूरा पी लेवल इसी पे बेस्ड है, पूरा पी लेवल लिखना है। तो आप एस्केप रूट नहीं ले सकते हो ये बोलते हुए कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं। इन चीजों को ठीक करो, दीज आर नॉट वेरी बिग डील्स। जब तुम बच्चे 12th में 80+ मार्क्स ला सकते हो, 80% प्लस ला सकते हो, तो एक अंग्रेजी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। सो अगर पूरे जो भी बैच में अभी मुझे तुम बच्चे सुन रहे हो, किसी को भी लग रहा है कि भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, यूज करो चैट जीपीटी। रोज 10 सेंटेंसेस लिखो, दो चैट जीपीटी को कि बताओ इसमें मैंने क्या गलती करी है। फ्री का सोर्स है अब तो, इंप्रूव योर इंग्लिश। और धीरे धीरे इंग्लिश धीरे अपने आप जब सही होती जाएगी, इंटरव्यूअर भी तुमसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें आंसर भी इंग्लिश में ही करना है, क्लाइंट को मेल भी इंग्लिश में ही लिखनी है, ऑडिट रिपोर्ट भी इंग्लिश में ही बनानी है। दिस इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। सो डोंट रन अवे। ये कोई चमत्कारी बात नहीं है कि भाई इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी तोप हो गई है। एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू टेंसेस, ग्रामर, एडजेक्टिव्स। इट्स सिंपली मुश्किल से 50 से 60 सेंटेंसेस होते हैं विच यू हैव टू यूज वाइल कम्युनिकेटिंग और वाइल मे बी राइटिंग समथिंग। उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो फोकस इसका ध्यान रखना, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर ऑडिट एग्जाम, बी ट्रू टू योर सेल्फ कि हाँ ये मेरी कमी है, और उस पर काम करना चालू करो। ठीक है। नेक्स्ट, एफएम। एफएम के पास परसेंटेज भी कोई बहुत धमाकेदार नहीं है। इफ ऑडिट इज एट 46%, एफएम इज एट 48%। कोई बहुत जोरदार नहीं है। और फिर से अब आपको कारण समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। बिकॉज एफएम इज 45 मार्क्स का थियरी बेस्ड नॉन कैलकुलेटिव डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ये जो एनालिसिस मैंने किया है ना, मैंने भी यही चीज देखी है। बच्चे डर रहे हैं थ्योरी हैंडल करते हुए। अरे उसके पास उसका इलाज मेरे पास है, तुम साथ तो दो यार। एंड देन द लास्ट पेपर, पीएम, द मोस्ट डेंजरस। तो ऑडिट को तो बेचारे को खामा खामा ही बदनाम किया हुआ है। लुक एट ऑडिट्स रिजल्ट वर्सेस पीएम रिजल्ट। पीएम भी कोई कम नहीं है। अब पीएम में ऐसा क्यों हो रहा है? रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट। एफआर में मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो मेरे नंबर 65 आ गए। अपनी बात नहीं कर रही हूं, एक स्टूडेंट की बात कर रही हूं। लेकिन पीएम में तो हर क्वेश्चन ही अलग है। पीएम को मैं पास कैसे करूं? इसके कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन जो जो बोलता जाए वो करते जाओ, दैट इज पीएम। सो पीएम का पास परसेंटेज भी हमारा ग्लोबल पास परसेंटेज से कम 25% ऊपर होता है। और उसका कारण यही है, मैंने क्लासेस में कभी ये नहीं सिखाया कि इसके बाद में ये करना, उसके बाद में ये करना, उसके बाद में ये करना। नो, क्वेश्चन जो जो जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। आंसर गलत आ जाएगा, कोई बात नहीं, 20 में से 16 नंबर ले आएंगे। इट्स नॉट अबाउट द आंसर, it's about how you are treating a particular number. So if there are 10 numbers in the question,
Target eight numbers to be correct. You don't have to target the complete question to be correct. We just need 8. दो गलत हो जाएंगे, हो जान दो, चिल। 8 तो सही करो। तो मेरा क्लासेस में भी फोकस उन 8 को सही करने पे होगा। इसलिए इनकी पास परसेंटेजेस पे मत जाओ। 99% स्टूडेंट्स हमारे वो पास होते हैं जो मॉक्स देते हैं और उसके बाद में उसका इलाज भी करते हैं। अगर मैंने मॉक में लिखा है कि आपका ये पार्ट कमजोर है और बच्चे ने उस पर काम किया है, मैं गारंटी लेके बोल सकती हूँ कि वो बच्चा फेल नहीं हो रहा। लेकिन वो बच्चे रह जाते हैं जो मॉक्स पे मॉक्स दिए जा रहे हैं। पहले मॉक में जो गलती करते हैं वही दूसरे में करते हैं, पहले टेस्ट में जो गलती करते हैं वही दूसरे में करते हैं। इसका मतलब मेरे पॉइंट्स पे आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो। व्हाट एम आई आस्किंग टू इम्प्रूव? इसीलिए मैंने बोला था कि मेरे किसी भी सिस्टम को सक्सेसफुल होने में आपका भी साथ चाहिए होता है। अगर मैंने टेस्ट पे फीडबैक दिया है, देखो तो सही क्या फीडबैक दिया है। इंप्रूव करने के लिए वो फीडबैक रीड तो करना पड़ेगा। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया, बाकी तो आप निभाओ। सो इन पास परसेंटेजेस के बेसिस पे घबराना नहीं है। ये जो भी स्टूडेंट्स रह जाते हैं इसमें 90% अपनी गलती की वजह से रहते हैं। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो किस्मत की मार भी झेलते हैं। उस दिन गए एग्जाम में ब्लैंक हो गए, एग्जाम से 3 दिन पहले ब्लैंक हो गए, डर गए, या फिर दिमाग ही काम नहीं किया। ऐसे मुश्किल से 10% केसेस होते हैं। मैं 10% भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। मेजॉरिटी बच्चे कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ देते हैं। अगर मेहनत कर लेते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पेपर पूरा नहीं अटेम्प्ट हो पाता। तो अगर मैं बोलूं कि पास परसेंटेज कैसे बनती है, तो इसको गिनते जाना बच्चों अच्छी तरह से। नंबर 1, आपको आपके सिलेबस के आइटम्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। किसी भी चीज को लर्न करके मत जाओ। तो सबसे पहले आपको क्लासेस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, आपको खुद भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। इस सेकंड पॉइंट में बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट 2-3 बच्चों ने जब मुझसे बात करी फेल होने के बाद में, उन्होंने बोला कि मैम मैंने आपकी क्लासेस 3 बार देखी थी फिर भी मैं पास नहीं हुआ। और जब मैंने सर्च किया, मैंने कहा देखूं यार इसके टेस्ट में क्या दिक्कत आ रही है, एक भी टेस्ट नहीं मिला मुझे। मैं कहा बेटा टेस्ट क्यों नहीं दिया? मैंने मैम आपकी क्लासेस देखी थी सारी। अरे वो तो ठीक है भाई, टेस्ट क्यों नहीं दिया? और उसी के गुस्से में आके मैंने वो वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, हार्श रियलिटी फॉर बिटर ट्रूथ फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पास द एग्जाम। वो उसी का रिएक्शन था। उसी दिन मैंने 4-5 बच्चे ऐसे देखे, एक भी टेस्ट नहीं दिया, एक भी। और क्लासेस देख रखी हैं 130 घंटे, 140 घंटे। अरे मेरी क्लासेस देखने से ही पास हो जाते तो सब बच्चे ही पास होते ना फिर। भाई आई एम देयर टू गाइड। मैं आपको कार चलाना सिखा रही हूं, क्लच ब्रेक गियर खुद डालने हैं आपको। तो वहां पे जो सेकंड पार्ट है ना, खुद प्रैक्टिस करने वाला, इसको मिस नहीं करना है। तीसरी चीज, बच्चों के पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं पूरे। पेपर छूट जाता है बच्चों का। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते वो सेक्शन सी के या किसी भी 20 नंबर के क्वेश्चन को करने में 2 घंटे लगाते हैं। अरे एग्जाम में 2 घंटे थोड़ी मिलेंगे बेटा। और 2 घंटे तुम लगाओगे तो अपने आप ही आंसर सही आएगा। ये तो चैलेंज ही तब होता है जब 3 घंटे में ढेर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसी क्वेश्चन को वहां पे रीड भी करना है, उसका आंसर भी ड्राफ्ट करना है, प्रॉपरली प्रेजेंट भी करना है, और अलग अलग टॉपिक्स में से दिमाग को इधर से उधर नचाना भी है। दिस इज एग्जाम। यानी कि आपको मॉक्स देने हैं टाइम बाउंड वे में, टाइम बाउंड वे में प्रैक्टिस करनी है। ये तीसरा एस्पेक्ट मिस कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। चौथी चीज, टेस्ट तो दे देते हैं। पहले तो टेस्ट देना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत सारे नहीं भी देते। बट आई एम हैप्पी कि लास्ट क्वार्टर मेरे बहुत सारे एफआर के बच्चों ने पेपर दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के तो यूजुअली वैसे भी देते थे। एफआर वाले ही ऐसे होते हैं जो कम टेस्ट देते हैं, उनको रियलाइज नहीं होती है स्टार्टिंग में कि टेस्ट की क्या वैल्यू होती है। लेकिन इस बार जो बैच गया है उसमें एफआर वालों ने बहुत सिंसियरली टेस्ट दिए हैं। तो देखना उनका रिजल्ट भी दिखेगा अभी। चौथा, टेस्ट देने हैं और उसमें जो फीडबैक दिया है सेम गलती नेक्स्ट टाइम नहीं दोहरानी है। और पांचवी चीज, पढ़ना जल्दी चालू करना है। सुन लो क्यों।
1 जून इज द फर्स्ट एग्जाम। जून का एक दिन भी नहीं मिल रहा है इस बार, पहले ही दिन से पेपर चालू हो रहे हैं। तो 1 जून को पहला पेपर है। आपके पास एग्जैक्टली कितने दिन है, अब आप ये काउंट कर लो। 70 डेज, 70 to 75 मान लो चलो। इन 70 to 75 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको एग्जाम किट कंप्लीट करनी है, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक्स देने हैं और आपको रिवीजन भी करना है। ये 5 चीजें करनी है इन 70 डेज में। और मैं तो इसमें अपने बच्चों को हमेशा ये भी बोलती हूँ, रैंक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ को नॉर्मल रखो। तो तुम्हें बीच में खेलना कूदना भी है, घूमने भी जाना है, पिक्चर भी देखने जाना है, पार्टीज में भी जाना है, किताबी कीड़े नहीं हो जाना है। लेकिन अगर वीकली 10 से 15 घंटे पढ़ते रहे तो ये पता भी नहीं चलेगा और प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो पहला स्टेप तो यही है, स्टार्ट इन टाइम। फॉर अ वीक ट्राई टू कवर अप 10 आवर्स। अब तुम एक दिन में 10 घंटे कर लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। तुम सिर्फ वीकेंड पे 10 घंटे कवर कर लो, आई हैव नो इश्यूज। बट यू नीड टू डू इट। क्योंकि अगर टाइम पे नहीं करोगे तो मैं बता देती हूं, पैनिक किया हुआ बच्चा चीजों को लर्न करता है। आधी चीजें करेगा, आधी छोड़ देगा, ज्यादातर चीजें तो छोड़ ही देगा। छोड़ो यार अब ये, अरे इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, और नंबर आएंगे 48। ये जो 2 नंबर थे ना, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते तो आराम से आ जाते। और जो बच्चे पूरा सिलेबस करके जा रहे हैं उनके स्कोर्स देखो। मैं तो आज सुबह ही एक लिस्ट बनाते हुए चेक कर रही थी कि किसी के एसबीआर में भी 85 मार्क्स आए हुए हैं, जबकि मैंने तो कभी प्रेशर डाला ही नहीं है बच्चों पे नंबरों के लिए। बट आई ऑलवेज से, नंबरों के पीछे मत जाओ, तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। पता नहीं सिलेबस के कौन से वाले चैप्टर का प्रोफाइल तुम्हें कंपनी ऑफर कर दे, तो क्या बोलोगे कि मैं तो छोड़ के गया था ये अपने पेपर के टाइम पे। सो यू शुड डू एवरीथिंग। अब मैं जो कह रही हूं, आप लोगों को एक बार उसके भी दर्शन करा देती हूँ। बच्चे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करते, राइटिंग स्किल्स वीक होती हैं, प्रैक्टिस जो मैंने बोला करते ही नहीं है, और एग्जाम में टाइम का प्रेशर नहीं झेल पाते। और लास्ट वाला, जब लंबे क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं पहले ही छोड़ देते हैं, है ना पर्व। पूरे एफएम के पेपर में पर्व ने कैलकुलेशन इतनी सटीक करी एफएम के मॉक्स में कि मैं उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाई, और थियोरी वाले पार्ट्स कंप्लीटली छोड़ दिए। तो पर्व जैसे बच्चे हैं मेरे पास बहुत सारे, ये फियर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो इस बार मेरा कमिटमेंट पर्व के लिए भी है। पर्व, आई विल वर्क ऑन योर दिस फियर दिस टाइम, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट पेपर अब ऑडिट है एंड आई डोंट वांट यू टू बी फेसिंग एनी नेगेटिव रिजल्ट। तो ये तुम में से जितने भी बच्चे हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चंस में डर लगता है, मुझसे मुझे आप लोगों से उम्मीद ये है कि जैसे मुझे पर्व का पता चला है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन से घबराता है, ये मुझे पता तब चला है जब उसने टेस्ट दिए हैं। व्हेन ही गेव टेस्ट्स आई सॉ कि लड़का प्रैक्टिकल पार्ट सब सही कर रहा है, एक नंबर गलत नहीं हो रहा उसका, प्रेजेंटेशन भी अच्छी जा रही है। बट जैसे ही थियोरेटिकल पार्ट आता है, पार्ट नंबर मेंशन करता है और आगे चला जाता है। तो आई कुड सेंस दैट फियर। हाँ पर एग्जाम में भी ऐसा तो नहीं किया ना? नो मैम। गुड। तो डोंट वरी, तुम्हारी इस प्रॉब्लम पे मैंने कुछ इलाज निकाल लिया है। बिकॉज आई डोंट वांट यार, अब ना इंडस्ट्री से इतना प्रेशर आ रहा है कि इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स डेस्परेटली चाहिए लोगों को। और वो इंटेलिजेंट कैंडिडेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। ही शुड अंडरस्टैंड प्रैक्टिकलिटीज प्लस द थियरी पार्ट प्लस राइटिंग ईमेल्स। तुम्हें पता है मेरा जब ईवाई में इंटरव्यू हुआ था ना, व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, मेरा टैक्स प्रोफाइल में सिलेक्शन हुआ था। एक राउंड हुआ मेरा एचआर से, फिर एक हुआ मैनेजर से, फिर हुआ था पार्टनर से, 3 या 4 राउंड हुए थे। प्रैक्टिकल में तो ये वाला सेक्शन वो वाला सेक्शन और धमाधम धमाधम एवरीथिंग जस्ट वेंट कि भाई अपन तो छा गए। आई वॉज सरप्राइज्ड। मेरा सिलेक्शन का लास्ट पड़ाव क्या था, व्हाट वाज द लास्ट फेज? आई वॉज आस्क्ड टू राइट एन ईमेल टू अ क्लाइंट कि ये क्लाइंट है, इसको ये मेल लिखनी है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है, जस्ट शो अस हाउ यू विल राइट एन ईमेल।
आई एम टॉकिंग अबाउट 18 years बैक, 2008 की बात कर रही हूं मैं, व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर ईवाई। वो बातें मेरे को आज समझ में आती हैं, जब इंडस्ट्री से बात करते हुए ये चीज पता चलती है दैट द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, द कैंडिडेट्स आर इंटेलिजेंट, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एनीथिंग एज अ रिप्लाई टू द क्लाइंट, दे जस्ट बैकफायर। तो बेटा अब अपने को इस चीज पे काम करना है, लेकिन इस पे मैं काम तभी कर पाऊंगी जब तुम लोग टेस्ट दोगे, जब मैं बोलूंगी कि इसका आंसर लिखो और तुम लोग लिख के सबमिट कराओगे। एक मेरी बस एक अपनी आप की एक ये लिमिट है कि मेरे पास हर क्वार्टर 300 350 बच्चे होते हैं, मैं उनको एक एक को फोन करके नहीं पूछ सकती कि बेटा तुम्हारे लिए थियरी दिक्कत बन रही है क्या। बट एटलीस्ट व्हेन आई एम सेइंग प्लीज राइट दिस, आई वांट टू सी हाउ यू आर राइटिंग, एटलीस्ट राइट दैट। ओवर एक्सपेक्टेशन, बताओ, एम आई ओवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल? No, इज इट ma'am. डू? No, ma'am. ठीक है। सो वेन एवर आई एम सेइंग एनीथिंग, प्लीज रिकग्नाइज इट, प्लीज डू इट। उसके अलावा यू विल फाइंड मी हाईलाइटिंग 2 3 अदर पॉइंट्स ऑल्सो। आप लोग जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे, मेरी तरफ से स्पेसिफिकली ये बात आएगी कि इसको नाम लिख के भेजना, ये क्या भेज रहे हो, यानी डॉक्यूमेंट नेम्ड होना चाहिए। इस पे तुम्हें मैं बताती हूँ, आई हैव सीन 2 3 ऑफ माई कॉलीग्स जिनके बॉसेस ने उनको सबके सामने बहुत डांट मारी थी। मुझे वो बात आज भी याद है, इट वॉज सो ह्यूमिलिएटिंग फॉर देम। हमने साथ में ओरिएंटेशन अटेंड किया था अपना ईवाई में, और उन्होंने कोई क्लाइंट को फाइल भेजी बिना नाम किए हुए, बिना नेम किए हुए। पहले तो क्लाइंट की तरफ से मेल आई कि आपने किस बंदे को हमारे प्रोजेक्ट पे लगाया है, हु डजंट इवन फील द कर्टेसी ऑफ नेमिंग द फाइल्स अटैच्ड इन द ईमेल। उसके बाद में पार्टनर ने जो बुला के भयंकर लताड़ लगाई थी ना उसको, ही वॉज, आई मीन, बहुत शर्मिंदा हुआ था वो। मुझे आज भी वो चीज याद है कि कैसे सिर्फ एक फाइल का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके प्रोफेशनलिज्म शो करता है, रादर प्रोफेशनलिज्म छोटी छोटी चीजों से ही शो होता है। इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग डायरेक्टली ऑन द फ्रंट, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स। और इन मेनी थिंग्स में मेल पे आप क्या लिख रहे हो, किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रेजेंटेड हैं, डॉक्यूमेंट्स नेम्ड हैं कि नहीं है, सब्जेक्ट लाइन क्लियर है कि नहीं है, इसी से आपकी पर्सनैलिटी गेज कर लेगा क्लाइंट। उसको आपसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ब्लैंक मेल भेज के देखो उसको। इसलिए कई चीजें आपको क्लास में, छोटी छोटी मेरी चीजें आपको यहां पे भी हिट करती हुई दिखेंगी। यू नीड टू ट्रस्ट मी एंड प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हर जगह हो सकता है मैं जस्टिफिकेशन ना दे पाऊं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, लेकिन क्लियर कट फॉलो देम, ट्रस्टिंग कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, तो हमें ये आदत डालनी है अपने डॉक्यूमेंट्स को नेम करने की, मेरे मैसेजेस को ढंग से रीड करने की कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि इस पे मैंने यही चीज देखी है कि जो बच्चे मेरा मैसेज क्लियर नहीं समझ पाते, उनको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट भी समझ में नहीं आती। और यहाँ पे बात क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे खत्म नहीं होगी बेटा। आगे चल के जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा ना तुम्हें कि ये काम करके दे दो, तुम्हें वो भी समझ में नहीं आएगी। तो एक छोटे से मैसेज से शुरुआत करनी है कि अगर मैम ने 2 लाइन का मैसेज भेजा है, देखो उसमें क्या बोला है करने को। उसके बाद में यू हैव टू सी दिस कि हाँ अब तो यार मैं क्वेश्चन भी समझ पा रहा हूं। उसके बाद में मैं लंबी लंबी रिपोर्ट्स भी पढ़ पा रहा हूं। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होगी। व्हेन आई एम सेइंग समथिंग देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट, एंड दैट यू नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन मी। मेरे को कोई शौक नहीं है कि बच्चों से कि भाई तुम अपने ना फाइल के नाम लिखो। ये तुम्हें हमेशा आदत होनी चाहिए कि किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजोगे, सही से देख के नाम लिख के भेजोगे, सही ईमेल आईडी पे भेजोगे। अभी पिछले बैच में तो मैंने 1 2 बच्चों को इस बात पर डांट भी लगाई है कि यार तुम लोगों ने ईमेल आईडी नहीं देखा ढंग से। मैंने तो खोल लिया था ईमेल आईडी जिसपे उन्होंने टेस्ट भेजे थे, बट द पॉइंट वाज, सोचो वो किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे और गलत आईडी पे भेज देंगे। दिस इज अ ब्लंडर। डेडलाइन है आपको रिटर्न फाइल करने की। अभी तो चलो ठीक है वो पोर्टल पे होती है, लेट्स सपोज वहां पे किसी का इनकम टैक्स कमिश्नर ने आपको कुछ बोला है करने को और आपने गलत ईमेल आईडी पे लिख दिया, भाई क्लाइंट अरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। कंपनी लॉ में आपको एक डेट तक कुछ फाइलिंग्स करनी होती है अपनी कंपनी की, आपने गलत ईमेल आईडी पे फाइलिंग कर दी, कंपनी में ताले पड़ जाएंगे। दिस इज वेरी क्रूशियल। जो आज के टाइम पे तुम्हें लगता है कि यार ईमेल आईडी तो गलत लिखा था,
अरे बेटा बैंड बजा देंगे तुम्हारी। अगर ईमेल आईडी गलत है और किसी टाइमलाइन पे आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई सबमिशन नहीं डाला, ताले पड़ जाने हैं कंपनी पे। इसलिए सो जस्ट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग कि दिस हैज टू बी फॉलोड, देन ट्राई टू फॉलो दैट। अब आते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है, या मैं ये सारी बातें मन धड़क बोल रही हूं। देखो इधर, ये मैंने हाईलाइट किया है। एफआर के एग्जामिनर ने क्या बोला? एंश्योर दैट द कैंडिडेट्स एडिक्वेटली कवर द होल ऑफ द सिलेबस। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, इसलिए प्लीज मेरे से कोई ये भी मत पूछने आना मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, वहीं डांट खा जाओगे। मुझे थोड़ी पता है यार कि किस में से क्या पेपर बन के आ रहा है। पूरे सिलेबस में आएगा, कहीं से भी कुछ भी आएगा। और एसीसीए की एक प्रॉब्लम और है, वो सिलेबस का हर एरिया टच करते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो ही मत करना, इसीलिए बोल रही हूं टाइम पे स्टार्ट करना, ताकि सेलेक्टिव स्टडी की नौबत ही ना आए। देन दिस इज इंटेंडेड टू काउंटर व्हाट सीम टू बी अ ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ मेनी कैंडिडेट्स ओनली स्टडिंग द कोर टॉपिक्स। और मैं इस पे बार बार यूट्यूब पे भी बोलती आई हूं, सेलेक्टिव स्टडी मत करो। इफ अ ट्यूटर टेल्स यू कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पेपर गेस कर लिया था, एग्जामिनर्स ने खुले बोलना चालू कर दिया है। और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा इन टर्म्स ऑफ कि जिस दिन स्टूडेंट्स दिखेंगे ना कि ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स ने टच ही नहीं किया था, एसीसी फेल भी करना चालू कर देगा। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देन such a strategy is very short term, it should be avoided. It does not provide the breadth of knowledge required for progression to the strategic professional level. क्योंकि वहां परेशानी हो जाएगी। अभी तो निकल जाओगे, पी लेवल में दिक्कत आएगी। अब तुम बोलोगे मैम मैं तो पी लेवल में जाने वाला हूं, तो बेटा नौकरी में दिक्कत आएगी। ऊपर ऊपर के जो पढ़े हुए लोग होते हैं ना, वो अलग ही दिख जाते हैं। जिसने तरीके से मेहनत करके सारी चीजें पढ़ी होती है ना, उनका कॉन्फिडेंस और ज्ञान अलग ही दिखता है। और जो हवा हवा में पड़े होते हैं ना, वो हवा हवा में ही नौकरी मिलती है फिर उनको। देन nor does it provide the background knowledge required for workplace development and professional life as an accountant. हमारा एक स्टूडेंट है, 9 लाख के पैकेज पे गया है वो, अफिलिएट, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो लड़का हर पेपर में 60+ मार्क्स लेके आया है। कोई पेपर उसने ऐसा नहीं छोड़ा जो उसने मन लगा के नहीं करा हो। मतलब मैं क्या बोलूं, वो किस में वीक है? वो किसी भी पेपर में वीक नहीं है। दूसरा नाम चलो बता देती हूँ, उसका नौकरी नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ, नव्या मंगला। वो लड़की किस चीज में वीक है? मैंने नहीं देखा उसको। उसको सारे पेपर मैंने पढ़ाए हैं ऑडिट के अलावा, और तुम उसके मार्क्स देखो, वो एक भी सब्जेक्ट में एज पे पास नहीं हुई है। नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट शी हैज गॉट 50-51, नेवर। और कईयों में तो 79 मार्क्स तक ले आई है। तो वो दिखता है। अब यहाँ पे देखो एफएम का एग्जामिनर क्या बोल रहा है। सेक्शन ए विल इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम द होल सिलेबस। यानी यहां पे भी बोला जा रहा है प्लीज कवर द होल सिलेबस। अब उसके अलावा और बच्चों ने क्या गड़बड़ करी? मेनी कैंडिडेट्स वर एबल टू आइडेंटिफाई 3 बेनिफिट्स, बट मेनी ऑफ द रिस्पॉन्सेज स्कोर्ड जस्ट 3 मार्क्स एज द बेनिफिट्स वर टू ब्रीफ एंड अंडर डेवलप्ड। अब ये अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड क्या होता है? मैं अपने पेपर चेकिंग में बार बार लिखती हूँ उसमें, टू ब्रीफ, नॉट एक्सप्लेन्ड, वेरी शॉर्ट आंसर। इसका मतलब आपने एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया। तो जब आप एक्सप्लेन नहीं करते हो तो नंबर नहीं मिलते हैं। दैट्स द कोर पॉइंट। उसके अलावा एफएम वाला ही एग्जामिनर कहता है सम कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सेज वर टू ब्रीफ, जिसपे मैं बार बार बोलती हूँ, जिसमें बच्चों ने इसको स्टडी ही नहीं किया था। अगेन री एम्फेसाइजिंग दैट ऑल सिलेबस एरियाज आर एग्जामिनेबल। यानी सेलेक्टिव स्टडी पे एग्जामिनर हर सब्जेक्ट में बोल रहा है। The requirement asks for benefits of central treasury management. Some candidates wrote about benefits of centralized management. वो treasury management पूछ रहे थे, बच्चों ने लिखा centralized management के बारे में, not treasury के बारे में। यानी जो मैं बोलती हूं मैसेज ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। बच्चे क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ते। देन कम्स पुअर आंसर स्ट्रक्चर। आंसर्स में इंट्रोडक्शन नहीं थे, आइडियाज अनकनेक्टेड स्टेटमेंट्स की तरह एड ऑन किए गए थे। कैसे होते हैं अनकनेक्टेड स्टेटमेंट्स? मैंने बहुत मेहनत करी है, कल मैंने खाना खा लिया, अनकनेक्टेड।
कनेक्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है इसलिए मेरी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। दैट इज अ कनेक्टेड स्टेटमेंट। ये क्या बात हुई, मैंने बहुत मेहनत करी है, कल मैंने खाना खा लिया था। और बच्चे ऐसा लिखते हैं, मतलब खाना वाला नहीं, लेकिन दो अनकनेक्टेड चीजों को जोड़ देते हैं, या फिर एक चीज पे पूरा का पूरा कंक्लूजन नहीं निकालते। वो टेस्ट में सीखोगे आप, इसलिए टेस्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो एग्जामिनर बोल रहा है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, मैं भी कमेंट्स में देती हूँ बच्चों को। अब ये ऑडिट का एग्जामिनर क्या बोल रहा है? कैंडिडेट्स अगेन विल नीड टू एनालाइज दिस सिनेरियो टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट पॉइंट्स रेलेवेंट टू द आंसर्स। बच्चे पॉइंट्स लिखते हैं लेकिन वो रेलेवेंट नहीं लिखते हैं। मतलब इस केस के साथ क्या चलेगा वो लिखना है भाई, कुछ भी उठा के नहीं लिखना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन रिक्वायर्स नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू द सिनेरियो। कई क्वेश्चंस ऑडिट में डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन कई केस के साथ जुड़े हुए आते हैं। बच्चे यही फर्क नहीं कर पाते कि कौन सा जनरल क्वेश्चन है और कौन सा केस स्पेसिफिक क्वेश्चन है। और ये ऑडिट में ही नहीं, ये बाकियों में भी है। Candidates are reminded how it is important to plan an appropriate answer prior to writing the question. बिना प्लान करे आंसर लिखते हैं, जिससे आंसर का स्ट्रक्चर बहुत ही वेग हो जाता है। पीएम पे आ जाओ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर पाई। पीएम की पास परसेंटेज पुअर क्यों है? बच्चे पीएम को समझ ही नहीं पाते कि कैलकुलेशंस क्या कहना चाह रही हैं, डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, टेक्निकल नॉलेज अच्छी नहीं होती है, और एग्जाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। मैं तो इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हूं। बच्चों को ये लगता है क्लासेस 3 बार देखनी है हमें, तभी जाके हमें पीएम समझ में आएगा। अपने हाथ से हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास देखेंगे। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू हैव दिस इन योर माइंड। अब मैं आती हूं हम कैसे काम करेंगे। ये देखो जी, मैंने यहां प्रेजेंटेशन पे फोकस डाला है भाई। इस बच्चे ने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें से ये लिखा है उसने, कंसिडर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कौन सा मेरिट है और कौन सा डीमेरिट है? इसने ये ज्यूम किया है कि एग्जामिनर पता लगा ही लेगा। जी नहीं, एग्जामिनर पता नहीं लगाएगा। आपको बताना है कि इन 5 पॉइंट्स में से या 4 पॉइंट्स में से कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से डीमेरिट्स हैं। दैट नीड्स टू बी टोल्ड। अब अपन क्या करने वाले हैं, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया जो मैंने आपको समझा दिया कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, उनके सॉल्यूशंस बड़े सिंपल से हैं। पहला सॉल्यूशन है, आप एक शेड्यूल के साथ पढ़ाई करो। आप सबको कल एक कैलेंडर भेजा गया है आप सबके ग्रुप्स पे। इस कैलेंडर को फॉलो करने की कोशिश करो 80% तक। मतलब मैंने अगर 3 चैप्टर करने बोले हैं, आप 2 चैप्टर तो करो। मैंने अगर 5 चैप्टर करने बोले हैं, तो 4 तो करो, 3.5 चैप्टर तो करो। लेकिन कोशिश करो शेड्यूल फॉलो करने की। रीजन, हर वीकेंड पे आपके सेशंस हैं। वो सेशंस आपकी इस पढ़ाई से रिलेटेड ही होंगे। अगर आपने ये पढ़ाई बिल्कुल टच ही नहीं करी, तो आपको सेशन में कुछ समझ में नहीं आएगा। सेशन समझ में नहीं आएगा तो टेस्ट नहीं दे पाओगे। टेस्ट नहीं दे पाओगे, कोर्स भी लेट कंप्लीट होगा, यानी रिवीजन नहीं होगा, यानी मॉक्स नहीं दोगे, सारी तैयारी हिल जाएगी। इसलिए सबसे पहली चीज, आपको सिस्टमेटिकली प्लानर को फॉलो करना है। मैं ये नहीं उम्मीद लगा रही कि आप रोज घंटों पढ़ो, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट दिया गया है उसको 80% कंप्लीट करने की कोशिश करो। आप वीकेंड्स पे पढ़ लो, आप ड्यूरिंग द वीकडेज क्लासेस देखो, वो भी डबल स्पीड करके देखो। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब सुन लोगे जल्दी जल्दी, वो इतना बहुत है। क्वेश्चन में तो हम अप्लाई करेंगे उसको। अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है, उसकी भी मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज कर लो। यानी सेशंस तो कंप्लीट कर लो ड्यूरिंग द वीकडेज, और खुद की प्रैक्टिस करो सैटरडे संडे। और कोई 10 10 घंटे नहीं पढ़ना है। वीकडेज में आप 1 1 घंटा पढ़ लो, वीकेंड्स पे 4 4 घंटे पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। तो सबसे पहला, प्लीज फॉलो द कैलेंडर। नंबर 2, टेस्ट्स होंगे, इन टेस्ट्स को आपको देना है। फिर मॉक्स होंगे, दो इन मॉक्स को। तुम लोगों ने खुद देखा होगा, मैं यूट्यूब पे लास्ट 20 दिन में नहीं थी, 10 12 दिन तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद में भी मैं नहीं आ पाई। वाई? आई वॉज बिजी चेकिंग द मॉक्स।
उनमें बहुत टाइम लगता है एंड इट इज रियली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। अगर पूरे मॉक में आपको 5 बातें भी पता चल गई सुधार करने के लिए, तो इन 5 से सोचो ना, एग्जाम में अगर ये 5 बातें अवॉइड हो गई तो 5 नंबर ग्रैब कर लोगे तुम। डोंट टेक मॉक्स एंड टेस्ट वेरी लाइटली कि ये क्यों देने हैं यार। इनका एक रीजन है, मेरी जान पे बनाती है हर बार इनको चेक करने पे, बावजूद उसके आई हैव नॉट एलिमिनेटेड दिस सिस्टम। क्योंकि मेरे जो मार्क्स दिए हुए मार्क्स होते हैं, बच्चों के 10 मार्क्स ऊपर नीचे आते हैं एग्जाम में उससे, ज्यादातर के तो ऊपर ही आते हैं। नीचे उन बच्चों के आते हैं जो रियल एग्जाम में डर जाते हैं। दे आर बेनिफिशियल, डू नॉट स्किप देम। अब आती हूं, आप लोगों की क्वेरीज का क्या होगा, और इसी से जुड़ा हुआ मॉड्यूलेटर सिस्टम। तो इन दोनों को एक साथ समझाती हूँ। इस बार ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है मैंने, उसका बैकग्राउंड क्या है, प्लस उससे आप लोगों का क्या फायदा होगा, दोनों चीजों पे एक साथ बात करते हैं। अब ऐसा हुआ कि एफआर को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स, हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। रीजन बीइंग, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप मेंटर होगा। ये ग्रुप मेंटर दिन में 3 से 4 बार व्हाट्सएप ग्रुप चेक करेगा कि क्या कोई क्वेरी है जो उसको आंसर करनी है। फर्स्ट लेवल पे आप बच्चे आपस में ही बात करके क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करो। उसका मैं रीजन बताती हूँ। जब आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, दोनों पार्टीज का फायदा होगा। पूछने वाला क्वेश्चन कितना क्लियरली पूछ रहा है, उससे उसको क्लैरिटी इन आस्किंग आएगी, और दूसरा जो उसको जवाब देगा उसको क्लैरिटी इन एक्सप्लेनिंग आएगी। मीटिंग में बैठे हो, कोई डाउट आ रहा है प्रोजेक्ट में क्या करना है, अब इसके लिए क्या सवाल पूछना है, वो भी तो आना चाहिए, वरना लोग कुछ भी सवाल पूछने लग जाते हैं। और अब लेट सपोज यू आर ऑन दी लीड साइड, आप मैनेजर हो टीम के, तो आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो ये अपना जो डायलॉग है इसको ओपन रखना है इस चैनल को। अब लेट सपोज 2-3 घंटे हो गए, किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया, या कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई है अभी भी, द ग्रुप मेंटर विल एंटर इन बिटवीन, और वो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर देगा। वो दिन में 2-3 बार ही विल डेफिनेटली सी, वर्किंग आवर्स में ही विल डेफिनेटली सी कि भाई क्या चक्कर है, किसी की प्रॉब्लम रह गई है क्या। अगर कोई प्रॉब्लम कभी रह जाए, क्योंकि मैसेजेस अगर ज्यादा हो जाए, टैग कर देना ग्रुप मेंटर को, ही विल आंसर इट। अब बाय चांस कोई क्वेरी ऐसी है कि भाई वो नहीं मैसेज पे सॉल्व हो सकती, तो पहला तरीका तो है, ही विल कॉल यू। या तो वो कॉल पे सेट हो जाती है, नहीं होती है तो फिर लाइव सेशन में आप वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट ये होगा कि हम प्रॉब्लम्स को दिन के दिन में ही खत्म कर दें, उसको हम प्रॉब्लम सेशन तक ना लेके आए 5 दिन बाद। सो दैट्स द फर्स्ट चेंज विच वी आर ब्रिंगिंग दिस टाइम। दिस विल बी विद ऑल द ग्रुप्स। आपको कल आपका ग्रुप मेंटर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। आज शांति कर लेना थोड़ी सी, कल ग्रुप मेंटर इंट्रोड्यूस होगा। अब दूसरा, मॉड्यूलेटर सिस्टम कैसे चलेगा। सो मॉड्यूलेटर सिस्टम विल बी, जब आप क्लास में क्या करोगे, फिर जब प्रॉब्लम सारी सेटल हो गई तो क्लास में क्या होगा, तो क्लास में मेरा सेशन चलेगा। चलेगा मतलब क्या, मैं लाइव आऊंगी, कुछ सेशंस में मैं लाइव आऊंगी, कुछ सेशंस मेरे रिकॉर्डेड चलेंगे। नाउ लेट्स सपोज मेरी क्लास चल रही है लाइव, ये जो ग्रुप मेंटर होगा या मॉड्यूलेटर जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्लास में लाइव होगा। मेरी क्लास कैसे चलेगी कि चलो जी मैंने क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, अब 3 मिनट तुम्हें मिलेंगे, फटाफट इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। ये मैं क्लास में बोल रही होंगी, आप सब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे। ये जो मॉड्यूलेटर होगा ये आपके आंसर्स देखेगा, किसके आंसर्स गलत आए वो लिखेगा वहां पे कि इसके आंसर गलत आए। अब मेरी ही उसी वीडियो में जो आपके स्क्रीन पे चल रही होगी उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं आएगा तो बैठा है ना मॉड्यूलेटर वहीं पे, पूछो उससे कि मेरे को नहीं समझ में आया, ही विल एक्सप्लेन इट। ये अटेम्प्ट है कि आप लोग जब लाइव आए तो आपकी प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप लोगों को हम कराना चालू कर दें। जो टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं उनकी प्रैक्टिस हमारे सामने आप लोगों के लिए हो जाए, क्योंकि उसी दिन, क्योंकि सैटरडे संडे सारे पेपर्स की क्लासेस चलती हैं, तो मैं हर सेशन में तो नहीं आ सकती हूँ। व्हेन आई विल बी हैविंग माय पी लेवल लेक्चर्स, मैं आपके सामने एक क्लास के रूप में होंगी, एंड देयर विल बी समबडी टू आंसर टू योर क्वेरीज। उसी टाइम पे कोई क्वेरी आती है तो वहीं के वहीं ही विल बी देयर टू आंसर यू। तो मॉड्यूलेटर सिस्टम
वहां पे आपकी एक रिपोर्ट सी बना के तैयार करके देंगे कि ये बच्चा फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वो रिपोर्ट मेरे पास पहुंचेगी अगले दिन कि मैम इस बच्चे को ये नहीं आ रहा, इस बच्चे को ये नहीं आ रहा। देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वुड बी, ये मॉड्यूलेटर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस बना के देगा। आप उन और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमें उसकी पिक भेजेंगे, विच वी विल सी कि भाई अब क्या हालत है, क्या ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। यानी यहां पे हमारी मेहनत बहुत मैनी फोल्ड्स बढ़ेगी, बट वी आर रेडी टू डू दैट बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे पास परसेंटेज जबरदस्त शूटअप होएगी और होएगी। इससे उन बच्चों का भी फायदा होगा जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने अभी ये देखा प्रॉब्लम सेशंस में, पीएम में तो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी क्लास में मैंने करा दिया है। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने एक भी लाइव सेशन अटेंड नहीं किया। दूसरा, उनको मन में ये हो जाता है कि भाई हमें तो मैम से ही पढ़ना है, तो लो मैं आ जाऊंगी एज अ रिकॉर्डिंग, बट देयर विल बी अ मॉड्यूलेटर हु विल आंसर इफ समथिंग इज नॉट क्लियर देयर। और मेरी जो क्लास आपके सामने चलेगी वो बिल्कुल एग्जाम फोकस चलेगी कि आप 3 मिनट में उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन होगा वो उस चीज से रिलेटेड होगा विच इज यूजुअली टफ, और वो एग्जाम किट के नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस को मैं बनाऊंगी, यानी वो क्वेश्चंस अलग फ्रॉम योर एग्जाम किट होंगे, बट विच आर ट्रिकी। उनको आप टाइम बाउंड वे में करोगे। आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये मॉड्यूलेटर मुझे पूरी रिपोर्ट बना के देगा कि किस बच्चे ने कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन गलत किया था, एंड देन वी विल बी एबल टू वर्क ऑन योर वीकर एरियाज। समझ में आया मॉड्यूलेटर सिस्टम क्या है? एनी कंफ्यूजन इन दिस सिस्टम? बताओ। नो मैम। ठीक है, तो इस पे मैं जो आपको कह रही थी कि इसमें मुझे आपका साथ चाहिएगा, वो साथ ये होगा कि सिस्टम तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, मेरा मॉड्यूलेटर भी वहां बैठा होगा, मेरे सेशंस भी चल जाएंगे, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को सेशन में आना होगा। अगर आप लोग सेशंस ही अटेंड नहीं करोगे तो मॉड्यूलेटर सिस्टम भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। सो हियर योर रोल कम्स। तो जो मैं बोलती हूं ना कि भाई एक स्टूडेंट के पास होने में 40% रोल एक टीचर का होता है, ये मेरा 40% रोल है, लेकिन 60% आपका है। कैसे ज्यादा आपका कैसे है? क्लास में आना, उसी टाइम प्रैक्टिस करना, उसके बाद में जब मॉड्यूलेटर आपके लिए अलग से क्वेश्चंस और बना के देगा उनको प्रैक्टिस करना। रोल आपका ज्यादा है। मैं अपना 40% पार्ट ईमानदारी से करूंगी, आप अपना 60% ईमानदारी से करना। देन आई कैन गारंटी दुनिया का कोई एग्जाम आपको पास होने से नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर सेशन में ही नहीं आओगे तो कोई आदमी आपकी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं कर सकता। एक इसमें कहावत होती है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। दैट्स द थिंग। ठीक है। दूसरा, हम जब भी आपके टेस्ट चेक करेंगे तो आपको इसी तरीके के कमेंट्स दिखेंगे। ये कमेंट्स आपको बताएंगे एट एवरी प्लेस वेयर एंड हाउ यू नीड टू इम्प्रूव। जैसे मैंने यहाँ पे ये कमेंट डाला है कि यार ये जनरल क्वेश्चन था, इसको केस से क्यों कनेक्ट कर दिया। सो यू नीड टू फोकस ऑन वेयर एवर आई हैव गिवन कॉमेंट्स। यहाँ पे बच्चे ने लिखा $20 पर टीचिंग डे। मैंने बोला भाई दिखाओ ये 20 कहाँ से आया है, 200 माइनस 180 से आया है। तो ध्यान रखना है कि कभी भी कोई नंबर नया आए आपको उसको दिखाना है। तो आपके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनमें पढ़ाई करिए। नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2, अब आपको क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी। क्लास में मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसको भी पेन पेपर पे कर लो। एग्जाम किट एक्सटेंसिवली, यानी कि बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एग्जाम किट ऐसी चीज है विच यू शुड नॉट मिस एट ऑल, नॉट नेगोशिएबल। देन मॉक्स, नॉट नेगोशिएबल। और ये लास्ट वाली चीज मैंने अब ऐड कर दी है क्योंकि मैं देख रही हूं बच्चे कमेंट रीड ही नहीं करते हैं। भाई प्लीज रिव्यू योर मॉक्स, वट एवर मिस्टेक्स इंप्रूवमेंट एरियाज आई एम हाईलाइटिंग, इंप्रूव ऑन देन। ठीक है, सिर्फ फीडबैक ले लेंगे और काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज फॉलो द कैलेंडर। डू नॉट मिस योर टाइमलाइंस। एक बार दो बार टाइमलाइन मिस हो गई, उसके बाद में कोशिश करो कि वो आप कैसे भी करके कोप अप कर पाओ। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, आई हैव ऑलरेडी हैविंग वन क्वेश्चन कि मैम जॉब्स के साथ कैसे करें। बेटा उसी के लिए मैंने बोला आप ड्यूरिंग द वीक डेज सिर्फ क्लास देखो 1 आवर डेली, एंड ड्यूरिंग द वीकेंड्स दे शुड बी योर सेल्फ प्रैक्टिस डेज।
कि सैटरडे संडे मैं हाथ से प्रैक्टिस करूंगा और 5 दिन के लिए मैं सेशंस देखूंगा, उनमें जो जो भी क्वेश्चंस हुए वो फटाफट हाथ से कर लूंगा, और मेरी क्लास की स्पीड को 1.2 1.5 करके देखना। ठीक है कीर्ति बेटा, इसका कोई रूल नहीं है कि कितनी देर पढ़ना होता है। आपको कैलेंडर का टारगेट दिया हुआ है मैंने कि इस पूरे वीक में ये पढ़ना है, आपको वो अचीव करना है। और मैंने टारगेट्स ऐसे ही दिए हैं कि तुम डेली 1 1 घंटा पढ़ो और वीकेंड्स पे 3 4 घंटे पढ़ो, इट शुड बी डुएबल। ठीक है। ओके, वंश इज आस्किंग रिवाइज कैसे करते हैं बेटा। चारों सब्जेक्ट्स में मैंने रिवीजन सेशंस डाले हुए हैं, तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी वंश। रिवीजन सेशंस मैंने हमेशा के लिए ओपन किए हुए हैं। लेट्स सपोज मैंने अब रिवीजन सेशन बनाया है, लेट्स सपोज मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ कैसा, उससे यू विल गेट एन आइडिया। रिवीजन को एंड के लिए रखना ही नहीं है। व्हेन यू आर डन विद फर्स्ट 3 चैप्टर्स, आप आगे वाले चैप्टर्स पे चले गए और आपको लग रहा है यार मैं पीछे वाला तो भूल ही गया हूं, तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स को वापस से रिवाइज कर लो रिवीजन सेशन से। देखो आई विल शो यू। ये इस तरह से कुछ आपके कोर्सेज आएंगे। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, सबके रिवीजन सेशंस आपको दिखेंगे। लेट्स सपोज मैं एफआर खोल लूं, एफआर रिवीजन। ठीक है, ये आपको हमेशा यहाँ दिख जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर्स डाल रखे हैं, आप चैप्टर नंबर 15 पे हो, आपको याद भी नहीं आ रहा चैप्टर नंबर 2 में क्या था, आप इस सेशन को खोलो, यहीं देख लो। मीन्स रिविजन शुड बी अ रेगुलर प्रोसेस, नॉट टू बी डन एट द एंड। और आपको हर सब्जेक्ट के रिवीजन सेशंस यहाँ मिल जाएंगे और वो हमेशा डले रहते हैं। तो ये रिवीजन का फंडा मेरे को एंड का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जब बच्चे को लगे कि भाई मैं एक चैप्टर भूल रहा हूं, आप वहीं देखो ना, जैसे ये रहा। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 13 पे हूँ या 12 पे हूँ और चैप्टर नंबर 5 में क्या था याद नहीं आ रहा, इस सेशन को खोलो, वहीं के वहीं डन कर दो। रिवीजन इज नॉट टू बी डन एट द एंड, इसको साथ साथ ही करते चलो, वरना एग्जाम्स मॉक्स कैसे दोगे। ठीक है। अच्छा, कीर्ति इज मैम। आस्किंग शुड वी डू एग्जाम किट टुगेदर विद चैप्टर्स फॉर सम पेपर्स। यस, और मैंने क्लास में ही ये बार बार बोला है कि आप इसको अब ये वाले क्वेश्चंस कर लो, अब वो वाले क्वेश्चंस कर लो, तो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। ठीक है। Okay, I'll take up the query of Unnati. 1 hour daily and good 4 5 hours. Yes, absolutely उन्नति, इसको ऐसे देखो, एफएम की मेरी क्लासेस है 60 आवर्स की, 60 आवर्स ही आपको लगाने हैं, तो पूरे 70 डेज में 60 आवर्स कैसे लगेंगे। ठीक है, गॉट द आंसर। 60 70 आवर्स में आपका भी कोर्स हो जाएगा। 60 70 आवर्स क्लासेस के एंड 60 70 आवर्स सेल्फ स्टडी के, एंड यू विल बी थ्रू। Okay, Ahmed is asking, one second. Ahmed is asking regarding sessions, your model will help in guiding the questions and all. What if, ma'am, we were unavailable because of job? अहमद, उसकी रिकॉर्डिंग देखने से कोई फायदा नहीं होगा। वो वीकेंड्स पे ही होंगे सेशंस एंड मोस्ट लाइकली इवनिंग में होंगे, ताकि आप लोगों का टाइम जोन का भी चक्कर ना रहे। तो कोशिश यही करनी है कि उसको अटेंड करना है। आप अगर अटेंड नहीं करोगे ना, तो हम फिर लाइव कैसे देखेंगे कि आपने विद इन टाइम लिमिट उसको सॉल्व किया कि नहीं किया। बाद में सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, वो तो फिर टेस्ट की तरह ही हो गया बाद में। तो इसलिए उन सेशंस को कोशिश करो, 1 घंटे का ही सेशन होगा, हम आपको 1 घंटे में फ्री कर देंगे। वी विल नॉट कीप ऑन पुलिंग यू फॉर 2 to 3 3 आवर्स। 1 घंटे का टाइम बाउंड सेशन की 5 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2 2 3 3 मिनट में। ठीक है, सो ट्राई ये करना, बाकी अगर नहीं अटेंड कर पाओगे तो फिर रिकॉर्डिंग ही देखना। हाँ, वीकेंड पे ही होगा, वीकेंड पे ही होगा। वी डोंट कीप एनी सेशंस ड्यूरिंग द वीक डेज अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत अर्जेंट चीज ना आ जाए। ठीक है, अर्जेंट ऐसा कुछ नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर कि भाई सैटरडे संडे देश में इंटरनेट उड़ रहा है, तो फिर हम वीकडेज भी रख लेंगे, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ऑन वीकेंड्स। अच्छा, वंश इज आस्किंग एक्सेल स्किल्स। वंश, मैंने क्लास में जब भी एक्सेल यूज किया है उसको धीरे धीरे ही किया है। तो आप मेरी क्लास में मैंने फॉर्मूला लगाना भी सिखाया है कि फॉर्मूला ऐसे लगाना, मैंने खुद ने प्रैक्टिस एक्सेल पे की है। तो वो बेसिक है, आप 10 15 दिन में ही सीख जाओगे। और अगर उसमें फिर भी दिक्कत आए तो हमें बताना, मॉड्यूलेटर विल हेल्प यू। एज आई सेड, जहां जो दिक्कत आ रही है वो करते जाना और हमें बताते जाना बस। ठीक है, देन मैं किसका क्वेश्चन भूल गई। आई एम अ स्टूडेंट, शांभवी इज आस्किंग कैन आई गिव एफ एम विद एफ आर। शांभवी, दोनों पेपर देने क्यों है बेटा।
FM थर्सडे को आएगा और सॉरी FR थर्सडे को आएगा और FM फ्राइडे को आएगा, एक के बाद एक आएंगे। दो पेपर देने हैं तो FR और ऑडिट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। FR से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑडिट में, और ऑडिट का पेपर मंडे को आता है, एंड दिस FR विल बी ऑन थर्सडे। आयुष मॉक टेस्ट मैं दूंगी आपको, लेकिन वो अपने टाइम पे ही मिलेगा। जिस दिन डेडिकेटेड डे है उसी दिन पे आपको मॉक मिलेगा, क्योंकि सब बच्चों के फिर मॉक्स एक साथ चेक होते हैं। ठीक है, मैं एक साथ सबके लेके बैठूंगी, 15-20 जो भी आपके बैच से सबमिशंस होंगे उनको सबको एक साथ लेके बैठूंगी, एंड 5 to 6 days वी टेक इन चेकिंग। लेकिन विद इन इस टाइम आपको चेक होके पक्का मिलेगा, ये कभी भी नहीं होता कि मॉक चेक नहीं होके आए, नेवर। ओके, कीर्ति इज आस्किंग, बेटा आई फॉलो कैप्लन ओनली, BPP स्ट्रिक्टली नो। ठीक है, ओनली कैप्लन, नथिंग एल्स नीडेड। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया है क्या बच्चों, बताओ। Okay, Lavish is asking, this is for the first time I'll be giving any exam. I aim to clear all three by September. तो जून और सितंबर दो अटेम्प्ट में तीन क्लियर करने हैं, ठीक है। आई प्लान टू गिव वन इन जून एज द एग्जाम पैटर्न इज रिलेटिवली ओके, रेस्ट टू इन सितंबर। रविश, ये थोड़ा सा टफ तो रहेगा, बट मैक्स व्हाट यू कैन डू इज क्लब PM एंड FM एंड गिव FR फर्स्ट। ठीक है, PM और FM दे सकते हो। Okay, Shiv Ghat is saying, ma'am, advice for people who have FA attempt exempt. कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उससे, इट्स ओके। सी, वो इतनी बेसिक है, FA MA आर सो बेसिक कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो यू नीड टू टेल अस। ओके, F4 F5 and gave F6 in March. Okay, that's fine. Will problem session be based on the topics that are mentioned in the calendar? So वंश, कैलेंडर में तो पूरा सिलेबस मेंशन्ड है। जो सेशंस होंगे वो मैं आपको एक दो दिन पहले बता दूंगी कि भाई इस बार हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग अच्छे से उसको करके आना। एक दिन पहले ही बताऊंगी बस, ताकि आप लोग पूरे वीक सिर्फ एक ही चीज प्रैक्टिस ना करो, काफी सारी चीजें प्रैक्टिस करो। मैंने एक बार एक बैच में किया था, एक दिन उनको बहुत पहले ही मैं बता देती थी कि सेशन में ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो पूरे हफ्ते सिर्फ वही टॉपिक पढ़ते थे। फिर मैंने बताना बंद कर दिया। तो कैलेंडर इज फॉर द होल सिलेबस, कि आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सेशन उन्हीं में से रिलेटेड किसी टॉपिक पे होगा। ओके ओके वंश, यू नीड टू गेट इन टच विद द टीम। बेटा जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराओ। 18th मार्च के बाद में वी विल नॉट रजिस्टर एनी ACCA स्टूडेंट्स, बिकॉज ACCA इज गोइंग फॉर अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अटक जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द इसको करा लो। Okay, Jyoti is asking, if you want to practice the related questions from the chapter which we completed, that's the exam kit you need to refer to. Kaplan की exam kit आती है, you need to purchase only one book, exam kit only. आपके पास एग्जाम किट ट्रैकर भी होगा, एक ट्रैकर आपका फोल्डर जो है वो अभी मैं उसमें एक वीडियो डालूंगी हर ग्रुप के ऊपर। उसमें एक एग्जाम किट ट्रैकर होता है, जैसे ये है, ये ये एग्जाम के ट्रैकर बताता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है। ये तो जैसे PM का है, ये यहां से डाउनलोड हो सकता है। आप डाउनलोड करके जब देखेंगे, अरे क्यों, हम्म, इसी तरीके का ट्रैकर FM का और FR का भी बना हुआ है। जैसे अब ये है, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस ये वाले हैं, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 69 तक कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं, ये वाले हैं। तो ये एग्जाम के ट्रैकर FM FR और PM तीनों में होता है। और ऑडिट वालों के लिए आज मैंने कुछ डाला है, दे कैन रेफर टू इट कि कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एग्जाम फॉर्म, अच्छा, वंश आप रजिस्टर कराते ही वी विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग दिस मैसेज कि आप लोग 1 अप्रैल के आसपास ही अपना एग्जाम बुक कर लो। वैसे लास्ट डेट 16 अप्रैल है, लेकिन सेंटर्स फुल हो जाते हैं, तो ये लास्ट मोमेंट वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। द मोमेंट यू आर रजिस्टर्ड, जल्द से जल्द अपना एग्जाम बुक करना है। दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हम उनको बोलना चालू कर देंगे कि भाई 1-2 तारीख तक तुम अपने सेंटर बुक करा लो। सेंटर फुल हो जाएंगे तो फिर एग्जाम दे ही नहीं पाओगे।
Okay. Neha is asking how many times we should revise this syllabus before exam. नेहा बेटा इसकी कोई रूल नहीं होता. कई बच्चे एक बार पढ़ के सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को वापस रिविजिट करते हैं. सम स्टूडेंट्स डू नॉट फील दैट कॉन्फिडेंस, तो वो एक बार से ज्यादा बार भी करते हैं. सो ये एब्सोल्युटली आपकी पर्सनल चॉइस है. आपके टेस्ट जो आप दोगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी एक टॉपिक को वापस रिविजिट करने की जरूरत है कि नहीं है. क्योंकि हमारे टेस्ट भी स्प्लिट किए हुए हैं सिलेबस के एरियाज पे. तो एक सिलेबस के एरिया में अगर टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको वो रिविजिट करना है. ठीक है. कीर्ति इज आस्किंग लेक्चर्स. कैप्लन बुक इज नॉट नीडेड बेटा. स्टडी टेक्स्ट से ही तो लेक्चर्स बने हुए हैं. तो लेक्चर्स सुन लिए मतलब स्टडी टेक्स्ट इज डन. व्हाट यू नीड टू डू इज लेक्चर्स प्लस माय नोट्स प्लस द कैप्लन किट. ठीक है. सितंबर 25 से जून 26 तक. यस सोहम, सारे के सारे चेंजेस स्पेसिफिकली कवर्ड होते हैं. आप उसकी चिंता मत करो. जहां जहां जो जो भी एडिशन होगा वो आपको लाइव सेशन में हाईलाइट करके बताया जाएगा. ओके, डोंट वरी. वैसे सितंबर में सिलेबस चेंज होता है, सितंबर से, सॉरी. तो अभी जून में जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा आपका. ठीक है. PMS लास्ट स्किल लेवल पेपर, व्हाट कैन बी गिवन आफ्टर दैट जस्ट टू नो बेटर. बेटा P लेवल शुड बी स्टार्टेड विद SBR. Paras is asking, ma'am, is there any latest update from ACCA to be known to us regarding any particular subject? No, nothing. न्यूज बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे कि सितंबर या जून 2027 से चेंज आ रहा है. एक साल पड़ा है, एक साल में तो पता नहीं अपसाइड डाउन क्या क्या चेंज हो जाएगा. अभी तुम नेक्स्ट एक क्वार्टर की तैयारी करो. इतनी जल्दी एक साल बाद की चीजों पे डू नॉट प्लान, डू नॉट गो ऑन टू दी सोशल मीडिया पोस्ट. क्योंकि एक साल बाद क्या चेंज होगा वो पोस्ट भी नहीं बता पाएगा. वो सिर्फ एंजाइटी ही क्रिएट करेगा. नेक्स्ट 3 महीने चेंज नहीं हो रहा ना कुछ भी. बस नेक्स्ट 3 महीने के लिए करो काम. वंश, यू नीड टू रीच आउट टू द टीम. दे विल टेल यू हाउ टू अरेंज फॉर इट. ओके. अच्छा, लेट मी आंसर वन मोर क्वेश्चन. एक मिनट, मेरा किसी का मैसेज छूट गया. जिगर का, मैम आई हैव गिवन AA पेपर, आई एम प्लानिंग टू गिव FM एंड AFM टुगेदर. बेटा FM और AFM दोनों एक ही दिन आएंगे. आप एक ही दिन में कैसे दोगे दोनों? एंड नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. दोनों एक साथ झेलना नॉट अ गुड आइडिया. ओके. देन कमिंग टू स्टडी हब क्वेश्चंस. उन्नति का क्वेश्चन है, what is the best way to complete the topic before the weekend live session? Watching your videos, doing the exam kit, or should we do study hub questions? उन्नति, स्टडी हब क्वेश्चंस को करना बेटा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद. उसका मैं रीजन बताती हूँ. आप एक ही टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चंस करो या 200 क्वेश्चंस करो. वन प्लान इज दिस. अनदर प्लान इज कि आप एक टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चंस कर लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाओ ताकि सिलेबस 20 दिन पहले कंप्लीट हो जाए. अब जब आप वापस से इन टॉपिक्स का रिवीजन करोगे तो अब नए क्वेश्चंस कहां से लाओगे? तब स्टडी हब के क्वेश्चंस करना. ठीक है. सो स्टडी हब को एंड के लिए रखो, रिविजिट के लिए, नॉट फॉर दिस मोमेंट ऑफ टाइम. थोड़ा सा स्टडी हब के क्वेश्चंस कंपेरेटिवली टफ भी हैं एग्जाम लेवल से. वो डीमोटिवेट कर देंगे अगर स्टार्टिंग में ही कर लिया तो. ओके. लास्ट डेट टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर FR दैट इज गिवन इन द कैलेंडर. वंश, हमने कैलेंडर में वो चीज दी है कि सिलेबस मॉक्स से कब पहले हो जाएगा बच्चों. डिड यू ऑल सी? कहाँ है कैलेंडर? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, इसको देख के घबराना नहीं है. FR का कैलेंडर ये रहा. सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका सो आइडियली योर सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड बाय 20th of May. 20th of May आपके उसके बाद में टेस्ट चालू हो जाएंगे और रिवीजन को साथ के साथ ही करते चलना है आपको. जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो रिवीजन सेशंस है उनको बीच बीच में करते चलना. अच्छा, लास्ट के 15 दिन में मैं एक प्लानर और देती हूं जिसमें डेली बेसिस पे आपको कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं हम वो भी दे देते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, ताकि 3-3 घंटे के आपके पास मॉक्स टाइप ऑफ पेपर्स रिवीजन के लिए क्वेश्चंस बन जाएं और भी बन जाएं. और ये 5-5 मॉक हमने दे ही रखे हैं. 5 भी नहीं, 6 मॉक्स हो गए ये. ठीक है. वंश, जरूरत नहीं है बेटा थ्योरीज की, वो मैंने करा दी. दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नीड टू ट्रस्ट मी फॉर दिस कि सिलेबस में सब कुछ मैंने कवर कर लिया. आप बहुत सारी चीजें करोगे ना तो
कहते हैं ना, कई कश्तियों में सवार मत हो, फोकस रखो। ठीक है। अच्छा जिगर, फुल एग्जाम किट कवर होती है, आप ये मुझसे पूछ रहे हो या आप अपने लिए पूछ रहे हो कि आपको करनी है? बेटा मैं तो पूरी कैसे कराऊंगी? अगर मैं पूरी एग्जाम किट आपको करा दूंगी तो खुद क्या प्रैक्टिस करोगे फिर? सो इन एवरी पेपर आई हैव डन 35 to 40% ऑफ एग्जाम किट, बाकी बची हुई आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। गॉट इट? पूरी मैं करा दूंगी बेटा, तो फिर एक भी बच्चा पास नहीं होगा। कॉन्सेप्ट फॉर एएफएम एंड एफएम विल बी सिमिलर। जिगर लेकिन एक ही दिन में आएंगे ना, कैसे करोगे? एक ही दिन में पेपर आएंगे, यानी 3 घंटे पहले 3 घंटे आप एफएम का पेपर दोगे और 3 घंटे आप एएफएम का दोगे। दूसरा बताऊं, एफएम में ज्यादा फोकस है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे, एएफएम का ज्यादा फोकस होता है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे और हेजिंग पे। तो बेस तो होता है एफएम, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफएम और एएफएम का सिलेबस सेम होगा। एएफएम इज वेरी हाई लेवल ऑफ एक्विजिशंस एंड हेजिंग। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा। जस्ट टू बी सेफर साइड तुम नेक्स्ट क्वार्टर में दे देना इसको, एएफएम को, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी नहीं। ओके, वंश इज आस्किंग कैन आई डू एसीसी? वंश बेटा तुम बहुत कस्टियों में सवार दिख रहे हो मुझे अभी से ही। अरे क्यों, मतलब तुम एक बार में एक चीज करो। शिवघाट, एज आई कंफर्म्ड, आपको स्टडी हब एंड में करना है, स्टडी टेक्स्ट नहीं करनी है। स्टडी टेक्स्ट से ही लेक्चर्स बने हुए हैं, तो स्टडी टेक्स्ट मैंने कवर कर दी, जो तुम सुन रहे हो दैट इज स्टडी टेक्स्ट ओनली, उसको नहीं करना है। ठीक है। हाँ, कीर्ति का क्वेश्चन काफी वैलिड है कि सारे क्वेश्चंस को हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करें। इसका जवाब है नहीं। आपको सेक्शन ए और बी पेन पेपर पे करना है और सेक्शन सी एक्सेल पे करना है। सेक्शन सी को जरूर आप करो, सारे एक्सेल पे ही करो। ठीक है। मुस्कान इज आस्किंग, now I have told them to revoke the application so that I can fill the fresh application, but I haven't got any response. मुस्कान, ये कब रजिस्टर किया है आपने? आपने खुद रजिस्टर कर दिया क्या? अनम्यूट करके बोल सकते हो बेटा, अनम्यूट करके बोलो। यस मैम। मैम मैंने खुद रजिस्टर नहीं किया था। फिर? मैंने उन्हें रजिस्टर करने के लिए बोला था, बट आई थिंक उनके थ्रू से अगर मैं एग्जामिनेशन फी पे करूंगी तो वो मे बी एक्सपेंसिव होगा, तो मुझे वैल्यू एजुकेशन के थ्रू पता चला कि वो थोड़ा लेस डिस्काउंट होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहां से रिवोक करवा के यहाँ से कर दूंगी। बट अभी तक मैंने एक हफ्ते से उन्हें मेल डाला हुआ है, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। विच ऑफिस इज योर्स? चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिखना जो भी ऑफिस है। Okay. जिन्होंने आपको रजिस्टर किया है, मुस्कान उनके पास तो डिस्काउंट है, एक बार उनसे पूछो। दे हैव द डिस्काउंट विद देम। और अगर नहीं हो तो हमारे पास आने वाले 2-3 दिन में ही पहुंच जाना। वी कैन स्टिल डू समथिंग, यू डोंट हैव टू गेट दैट रिवोक्ड, लेकिन ईवाई के पास डिस्काउंट सिस्टम है। ठीक है। आई थिंक ईवाई के साथ किसी और लर्निंग पार्टनर ने भी कुछ किया हुआ है, उनके पास वो एप्लीकेशन ट्रांसफर करते हैं। गेट अ क्लैरिटी, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। एम आई नॉट ऑडिबल गाइज? गाइज एम आई नॉट ऑडिबल क्या? मुझे नहीं सुन पा रहे हो क्या? मैम यू आर ऑडिबल। अच्छा, ओके ओके। ठीक है। वर्षा, डिस्काउंट सिस्टम क्या होता है? जब आप डायरेक्टली रजिस्टर करते हो एसीसी के साथ तो 5 पेपर की एग्जामिशन फीस कुछ 60-70 थाउजेंड रुपीज आएगी, लेकिन किसी लर्निंग पार्टनर के थ्रू करते हो तो वो 6-7 हजार आती है। दिस इज द डिस्काउंट विच इज अवेलेबल व्हेन यू एनरोल थ्रू अ लर्निंग पार्टनर। इसका कारण ये होता है, एसीसीए ये चाहता है कि बच्चा किसी लर्निंग पार्टनर के थ्रू कराए, ताकि लर्निंग पार्टनर अपने आप उसको पहला पेपर पढ़ा दे कि नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इससे एक तरह का प्रोग्रेशन इंश्योर होता है कि बच्चा जो पैसा कोचिंग पे लगा चुका है वो पेपर देगा। तो ये एक तरह का ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जिसने पैसे लगा दिए ना कोचिंग पे, वो पेपर देगा और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, दैट्स द सिस्टम एसीसीए डज। ओके।
मुस्कान, आई एम सेइंग यू नीड टू रीच योर कंपनी एज फार एज आई रिमेम्बर 6-7 महीने पहले तक एटलीस्ट मेरे पास जो लास्ट अपडेट है, दे हैड दिस डिस्काउंट सिस्टम। उनके पास से रजिस्टर कराने से डिस्काउंट मिलता है। देर इज सम कंफ्यूजन। अगर नहीं मिल रहा है, श्योर शॉट हो गई है, तो हमारे पास फिर आने वाले 3-4 दिन में पहुंच जाओ। दिन ज्यादा अगर निकल गए तो हम भी उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, उनको रिवोक कुछ नहीं करना। हम उस एप्लीकेशन को फिर आगे प्रोसेस करेंगे, लेकिन वो दे सकते हैं तुम्हें डिस्काउंट। ठीक है, ओके। कीर्ति, हर क्वेश्चन ऑडिट का टाइप करके करना बेटर रहता है बेटा। थोड़ी सी ना टाइपिंग स्पीड बेटर हो जाती है, क्योंकि लिख लिख के तुम पेन पेपर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। दैट्स द रियलिटी। यू विल नॉट प्रैक्टिस लिख लिख के सारे पेन पेपर पे, तो बेटर है कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप लिख के कर लो। ठीक है, चलो। अब जो भी क्वेरीज अगर बाद में दिमाग में आए, ये वाला सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगा। अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, बाद में पूछोगे तो पूछ सकते हो। अभी इस सेशन को करते हैं एंड। वॉच थ्योरी वीडियोस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस वन। नहीं जय, बाद में कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। थ्योरी पोर्शन को बाद में कर लेना। पहले मेन चीज एक बार उस पर फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल हाथ में आ जाए, थ्योरी को बाद में फटाफट फटाफट निपटा देना। ठीक है, ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अगर अभी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो याद नहीं आ रहा है, बाद में याद आ जाए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लिख सकते हैं, इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट येट। और जो बच्चे अभी रजिस्टर करा चुके हैं ऑलरेडी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो गए होंगे, मुझे टैग कर देना ग्रुप पे प्लीज। पर्सनल विंडो पे मैसेज मत डालना बच्चों, मेरे पास हर एक घंटे में 100 मैसेजेस पॉपअप होते हैं। मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, और अगर रिप्लाई करूंगी तो तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे खेलती रह जाऊंगी। तो मुझे ग्रुप पे टैग करना, बिकॉज ग्रुप्स आर इजी टू वॉच इफ समबडी नीड्स माई असिस्टेंस। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, आप टीम के पास पहुंच सकते हो। मुझसे बात करनी है तो टीम से कॉल शेड्यूल करा देना, क्योंकि पर्सनली आप मुझे लिखोगे तो शायद मैं मैसेजेस देख ही नहीं पाऊंगी। लेकिन वो मुझे ड्यूरिंग द डे बता देते हैं कि मैम ये 5 बच्चे आपसे बात करना चाह रहे हैं, देन आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट प्लीज फिर ये मत सोचना कि मैम तो जवाब ही नहीं दे रही है। बेटा मैं अभी भी अगर तुम्हें दिखाऊं तो मेरे पास 283 के आसपास मैसेजेस ड्यू पड़े हैं, विच आर वेटिंग फॉर मी टू एटलीस्ट सी देम। इसलिए और ये मैं 1 घंटे में 100 कम करूंगी, फिर और 100 बढ़ जाएंगे ऊपर। इसलिए ग्रुप पे मुझे टैग करके लिखना। मैं देखती हूँ एक बार इस पे, अगर मेरे अनरेड मैसेजेस तो 99 प्लस ही दिख रहे हैं। पूरा कंप्लीट नंबर तो नहीं दिख रहा कि कितने अनरेड हैं। रुको दिखा देती हूँ तुम्हें, एटलीस्ट यू विल हैव सम तसल्ली कि हाँ भाई हम यहाँ इस चीज से भी जूझ रहे हैं। चैट्स मत पढ़ना, हाँ। ये लो, कैन यू सी दिस? ऊपर ये दिख रहा है, तो ये 99 प्लस दिखा रहा है। बट द ग्राउंड रियलिटी इज कि ये 283 290 के आसपास थे, इसलिए ये भरते रहते हैं। बट एनीवेज, मोटा मोटा द कंक्लूजन ऑफ द सेशन इज यू हैव टू स्टार्ट इन टाइम। प्लीज 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 फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। डू नॉट कंसिडर कि अगर किसी ने ये कहा है कि 2 दिन में पास हो जाता है ये पेपर, भैया उसके लिए होता होगा, हमारे लिए 2 दिन में नहीं होता। और हमें 2 दिन में करना नहीं है, हमें डीपली पढ़ाई करनी है। हमें किस्मत के भरोसे पेपर देने नहीं जाना है कि भाई मैंने जो 2 दिन पढ़ा है वही पेपर में आ गया और मैं पास हो गया। नो, आई एम स्ट्रिक्टली नॉट अ बिलीवर ऑफ किस्मत। मैं कंप्लीटली इस चीज पे एग्री करती हूँ कि तुम जो काम करोगे उसी के बेसिस पे रिजल्ट आएगा। किस्मत 10% ही होती है, 90% आपके एफर्ट्स होते हैं। तो किस्मत के भरोसे नहीं जाना है, तैयारी टाइम पे चालू करनी है, ताकि रिवीजन का टाइम मिले, मॉक्स का टाइम मिले। जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनका सिलेबस लेट चलता है, सारे टेस्ट मिस हो जाते हैं। टेस्ट अगर एक बार मिस हो गए तो बेटा वो वापस नहीं आएंगे। टेस्ट लेट आने वालों के लिए चेक नहीं होते हैं। रीजन बीइंग पूरा का पूरा बैच आगे निकल चुका होता है। फिर कुछ बच्चे पीछे अगर मैं अलाउ करूंगी तो सारा बैच पीछे चलेगा। हर बच्चे को ये लगेगा कि यार लेट चेक हो ही तो रहे हैं, कोई नहीं बाद में करा लेंगे। तो ये लेट चेक ना करना बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोर्स करता है कि चेक नहीं होगा टेस्ट, इसलिए कर लो कोर्स। वो करते हैं कोर्स। ठीक है, इसलिए टाइम पे चालू करना है, और कोई भी दिक्कत हो जस्ट रीच आउट टू अस। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।